नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। तो शारदीय नवरात्र की बीते दिन से शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा व्रत है, यानी कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। और आपको बता दें कि मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। तो शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन आज, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। तो विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। और आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हैं और माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। घरों में भी कलश स्थापना बीते दिन की गई थी। तो ऐसे में देखिए, पूरे विधि विधान के साथ में चाहे मंदिरों की बात करें या फिर घरों की बात करें, पूजा पाठ इस दौरान किया जा रहा है। नवरात्रि का दूसरा दिन है और कहा भी जाता है कि मां को अगर बात करें तो मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। माता को मनाने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। का तांता, मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह से ही भक्त माता का मंदिर का रुख कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। विधि विधान से देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती। कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से और ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से दुर्गा मंदिर से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर बात करें, क्योंकि आज मां ब्रह्मचारिणी का व्रत है, कुल मिलाकर अगर बात करें तो कितनी श्रद्धा भक्तों की नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, माँ भगवती की आराधना के अनुरूप को जो नवरात्र हैं वो शुरू हो गए हैं और आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। और मैं बताऊं आपको, हरिद्वार में जितने भी मंदिर हैं उनको उनमें सभी मंदिरों में जो तांता लगा हुआ है और जो देखी जाएगी, हर मंदिर में भीड़ देखी जा रही है। और वहीं बात करें सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए। मैं कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करें किस तरह की पूजा अर्चना जो है नवरात्रों में की जाती है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार शर्मा है जी। नवरात्रों में किस तरह की पूजा अर्चना यहाँ की जाती है? रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे तक माता की चौकी करी जाती है। और सुबह लोग बाग आते हैं, यहाँ जोत जगाते हैं और माता जी की अर्चना पूजा करते हैं। नवरात्रों में कितनी मान्यता है मंदिर की? माँ की इतनी मान्यता है जी, बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करके दी जाते हैं। आप पूरी करती है सबकी मनोकामना। क्या नाम है भाई साहब? कितनी मान्यता है नवरात्रों में मंदिर की, किस तरह पूजा अर्चना की जाती है? बहुत श्रद्धापूर्वक आप पूजा करते हैं। बिल्कुल, जैसा आप लोग से कहना है, जो मंदिरों में जो है पूजा अर्चना की जाती है और लगातार जो जो हरिद्वार में मंदिर है, हर सभी मंदिरों में जो है नवरात्रों के टाइम में भीड़ देखी जाती है। बिल्कुल सचिन, और देखिए, क्योंकि हम देखते भी हैं हरिद्वार में एक तरफ मां मनसा का मंदिर है तो दूसरी तरफ मां चंडी का मंदिर है। और ऐसे में जब हरिद्वार लोग पहुंचते हैं हरिद्वार में, और जब भी हरिद्वार में हमने देखा है भक्त पहुंचते हैं, चाहे वो गंगा स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन ऐसे में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते, क्योंकि अब तो नवरात्रि चल रहा है। कितनी भीड़ वहां पर नजर आ रही है हरिद्वार में, और कितनी दूर दूर से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं, देश की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार कही जाने वाली जो अभी यहाँ पे जो स्थित पीठ मंदिर है उनमें काफी भीड़ देखी जा रही है। और जिस तरह से लगातार ये मनसा देवी मंदिर में जो हादसा हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। और बात करें वहाँ भक्तों की तो हर रोज की तरह जो नवरात्रों में वहाँ अत्यंत भीड़ देखी जाती है, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और वहाँ पर किसी तरह की कोई बात ना हो उसको लेकर भी तैयार है। और बात करें नवरात्रों में जो है वहाँ पर मनसा देवी और चंडी देवी जो है आधुनिक भीड़ रोजाना की तरह और डबल भीड़ देखी जाती है। और उसको लेकर भी पूरी तरह मंदिर में जयकारों के साथ जो है भक्त वहाँ पर पहुंचते हैं और मंदिर दर्शन करते हैं और वहां से निकलते हैं। बिल्कुल सचिन, और देखिए, क्योंकि आज मां ब्रह्मचारिणी का व्रत है और कहा भी जाता है कि अगर हम बुद्धि की बात करें तो ऐसे में बड़ा यश प्राप्त होता है जब हम मां ब्रह्मचारिणी का व्रत रखते हैं या उनकी आराधना करते हैं।
बिल्कुल मैं बताऊं आपको, मां रानी की जो व्रत रखता है और मन से जो पूजा करता है, क्योंकि यह जो माता रानी की पूजा होती है सुबह के टाइम जो है यहाँ पर आकर जो भक्त है यहाँ पर पूजा अर्चना और श्रृंगार करते हैं। जो मेरे पीछे भी लोग खड़े थे, उन्होंने यहाँ पर श्रृंगार करेंगे, उसके बाद जो पूजा अर्चना होगी और रात के टाइम जो है यहाँ पर जागरण किया जाता है। उसके बाद ये माता रानी का सुबह प्रसाद यहाँ पर भोग लगाया जाता है जी। बिल्कुल सचिन, और देखिए देखा भी जाता है कि श्रद्धा इतनी होती है नवरात्रि की कि हम बड़े लोगों की ही बात नहीं करते हैं जो कि युवा हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, बल्कि अब छोटे बच्चे भी व्रत रखते हैं, माता के दरबार पर पहुंचते हैं और एक बड़ी श्रद्धा नवरात्रि की लोगों में देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये माँ नवरात्रि के जो 9 दिन है उसमें बड़े नहीं बच्चे भी व्रत रखते हैं और बच्चों में भी एक बड़ी आस्था होती है। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, क्या नाम है? आप भी फास्ट पढ़ सकते हो, व्रत रखते हो? किस तरह माता रानी की पूजा करते हो? बिल्कुल सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की अगर आप उपासना करते हैं, उनका व्रत रखते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और देखिए आज क्योंकि दूसरा दिन है और मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को भी मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में माता का आशीर्वाद लेने के लिए लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। आगे बात करते हैं जहां पर रानीखेत प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ रानीखेत शाखा की बैठक में नए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। कार्यक्रम का संचालन चीफ एडवाइजर डॉक्टर दीप प्रकाश पारकी द्वारा किया गया। बैठक में द्वाराहाट, चौखुटिया के अलावा तमाम जो क्षेत्र हैं वहां के डॉक्टरों ने यहां पर प्रतिभाग किया है। चयन प्रक्रिया सर्वसम्मति से पूरी हुई है। वहीं संगठन की ओर से और भी ज्यादा इसे मजबूत करने पर भी चर्चा की गई है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो भी कार्यकारिणी बनी है, पूरा निर्विरोध बनी है। ये बड़ी खुशी की बात है। बिना चुनाव जीते, बिना कोई प्रतिरोध के ये नई कार्यकारिणी अभी आज बनी। और बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी के ओलिविया कॉलोनी में रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी को अज्ञात बदमाशों ने रंगदारी मांगने को लेकर धमकी दी है। सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 सितंबर को उन्हें जीमेल पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। मेल भेजने वाले ने खुद को कुख्यात भाव गैंग से जुड़ा हुआ बताया है और गैंग के सरगना को छोटा डोन नाम से मशहूर बताया है, जो कि दिल्ली में सक्रिय है। आरोप है कि मेल में सौरभ जोशी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। यूट्यूबर सौरभ जोशी द्वारा एक थाने में एफआईआर दी गई है, जिस पर हमारे द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। साथ ही जो उसमें कंटेंट है कि एक मेल प्राप्त हुआ है किसी भाऊ गैंग का, और जिसका वो कंटेंट ये है कि उससे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें हमने अपने साइबर सेल और लोकल पुलिस को एक्टिवेट किया है। हमें उम्मीद है हम जल्द इसको भी ट्रैक करके क्या लग रहा है कोई गैंग का नाम आ रहा बाहर के इसमें सामने? देखिए जिस तरह का ये गैंग है, नाम है, और इन्होंने इस तरह की इनके जो नेटवर्क है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी इन्होंने कुछ इस तरह की घटनाएं की हैं। तो हम और नोएडा, दिल्ली पुलिस के भी टच में है, जल्दी इसको कुछ वर्कआउट करेंगे। तो चलिए बात रुद्रप्रयाग की करते हैं, जहां पर शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन जिले के माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जहां पर जिले के स्थित काली मठ, कालीशिला, मां मठियाणा, हरियाली देवी और चामुंडा मंदिर, संगम, दुर्गा देवी मंदिर, दुर्गाधार सहित अन्य प्रसिद्ध मठ मंदिरों में भी पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप को विशेष पूजा अर्चना उनकी की गई है। केदार घाटी में भी सरस्वती नदी किनारे भी विराजमान सिद्धपीठ काली मठ को भी मंदिर समिति की ओर से शारदीय नवरात्रि को लेकर फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही सिद्धपीठ ने भक्तों की भारी भीड़ सिद्धपीठ में देखने को मिल रही है। तो
तो नवरात्रि के पहले दिन क्षेत्र के अलग अलग मंदिरों में जहां पूजा अर्चना के लिए भारी भीड़ लगी रही है, तो वहीं बेरीनाग तहसील की बात करें तो मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी उड़ियारी गांव में स्थित नौलिंग बैजन मंदिर में भी नवरात्रि की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ में शुरू हुई है। महिलाओं ने मंदिर में ढोल और झोलिया नृत्य के साथ पूरे गाँव में भव्य कलश यात्रा निकालने के बाद मंदिर में कीर्तन भजन और पूजा अर्चना की। सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामीण वासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे गांव उड़ियारी में हमारे मंदिर श्री नौलिंग 1008 में कलश यात्रा महिलाओं द्वारा निकाली गई, जिसका कहते हैं शुरुआत नवरात्रि की सुबह कलश यात्रा के दौरान सारी महिलाएं आई और मंदिर में हमारे नौलिंग 1008 मंदिर में परिक्रमा हुई। ये नौलिंग बंजार देवता हमारे पूर्वज यहाँ पर लाए थे और सदियों से लगभग 200 साल तो हो ही गए, ऐसी तो हमें ही हो गए। उसके बाद 200 साल से लगभग ये पूजा हो रही है यहाँ पर। और पहले तो छोटे रूप में थी, अभी गांव वालों ने ये भव्य मंदिर बना दिया है। तो हमारी पूरे इलाके, पूरा गांव वालों से ये प्रार्थना है कि प्यार के साथ यहाँ पर आइए और अपने क्या कहते हैं, अपना दुख सुख जो भी है इससे बोलिए। सभी को नमस्कार और शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमारे यहाँ शारदीय नवरात्रि बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, जिसमें हमारी बुजुर्ग लोगों ने यहाँ पर हरिला स्थापना और नौ दुर्गा स्थापना प्राचीन समय से करे आ रहे हैं, जिसमें सभी गांववासी मिलकर नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। प्रत्येक दिन यहाँ पर हर अलग अलग राठ की बारी होती है, जिसमें सभी मिलजुल कर भोग का आयोजन करते हैं। भंडारा नित्य बना रहता है। 4 बजे आरती होती है। प्रथम दिवस से 10 हरे तक यहाँ पर नित्य ही आरती और भगवान। तो आज से नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिन से नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जहां पर लोहाघाट क्षेत्र में पहले नवरात्र के अवसर पर क्षेत्र के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही है। लोहाघाट के ऋषेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लाइन लगाकर पूजा अर्चना के लिए अपनी बारी का इंतजार करते भी नजर आए। शारदीय नवरात्रि की बीते दिन से शुरुआत हुई, आज दूसरा दिन है। और आपको बता दें कि बीते दिन मां शैलपुत्री की आराधना करते हुए लोग नजर आए। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया है। भक्त अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। भारी भीड़ मंदिरों में नजर आई है और आज भी दूसरे दिन भी नवरात्रि का है और ऐसे में माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। जी, ये शारदीय नवरात्र हमारे क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है और हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर के यहाँ पर संगम स्नान करते हैं सभी लोग और आस्था के साथ डुबकी लगाते हैं। और बाहर गाँव के देवता हमारे यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं और सब प्रकार से सबका कल्याण करते हैं। और इस प्रकार से आगे को भी हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का आपके माध्यम से जो है यहाँ पर मेला बनता रहे और सबको शुभकामना प्राप्त होती रहे। शारदीय नवरात्रों का धन के लिए, वैभव के लिए और यशस्वी जीवन के लिए और यश कीर्ति के लिए माँ भगवती की उपासना की जाती है यहाँ पर। और सभी पूरे क्षेत्र में हमारे क्षेत्रवासी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी में श्री राम के
लीला मंचन के साथ साथ विजयादशमी का पूर्ण यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं और सब प्रकार से अपना जो है जीवन यापन। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है विशेष तौर पर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक प्रथम नवरात्रि मनाई जाती हैं तथा फिर ये आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आश्विन नवरात्रि का पर्व यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हैं लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए, घर में सुख शांति के लिए लोग जाते हैं। और यहाँ शिवालय मंदिर विजेश्वर का मंदिर है, यहाँ भी सुबह से लोग पूजा पाठ कराने के लिए यहाँ पर तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। अष्टमी के दिन जो है यहाँ पर बारगांव विजेश्वर का देवता यहाँ नहाने को आते हैं। बड़ा ब्रह्म कुंड है यहाँ, इसका बड़ा भारी महत्व है और यहाँ सभी देवता विजेश्वर नहाने के लिए बारगांव के विजेश्वर यहाँ आता था। प्राचीन में यहाँ पाटन के कालसन देवता भी यहाँ स्नान करने के लिए आते थे। और चलिए खबर अब विकासनगर से है, जहां पूरे देश में महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं नगर पालिका विकासनगर अध्यक्ष धीरज बॉबी नोटियाल द्वारा वैश्य अग्रवाल सभा विकासनगर से जुड़े परिजनों की मौजूदगी में पहाड़ी गली चौक का नाम महाराजा अग्रसेन चौक रखा गया। इस मौके पर मुख्य मार्ग के दोनों ओर लगाए गए महाराजा अग्रसेन चौक के शिलापटों का भी पालिका अध्यक्ष ने अनावरण किया। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर पहाड़ी गली जो हमारा ये चौक था, इसका पहले भी जो है नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रखा गया था, लेकिन किसी कारण से ये जो क्षतिग्रस्त हो गया था ये बोर्ड, तो आज इसका दोबारा अनावरण किया गया है। और आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है और मेरा सभी वैश्य समाज को इस जयंती के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चौक का नामकरण महाराजा अग्रसेन चौक जो पहले से हो गया था, किसी कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया था बोर्ड, तो हम नगर पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों का तहे दिल से अग्रवाल समाज धन्यवाद करता है कि इन्होंने उसके पुनर्निर्माण के लिए आज जो ये शुरुआत की थी उसकी आज विधिवत उद्घाटन माननीय अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा किया गया है। और आज मौका भी बहुत अच्छा है क्योंकि आज महाराज श्री जी की हमारे अग्रसेन जी की जयंती है, उस अवसर पर आज इसका उद्घाटन हुआ है। सभी अग्र समाज को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। उत्तरकाशी के विकासखंड ढूंढा के जुड़ी ढुमका निवासी जयवीर राणा ने साल 2021-22 में स्वरोजगार के रूप में मिश्रित बागवानी की शुरुआत कर ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। मुख्य रूप से नींबू के पौधे से उन्होंने इस साल लगभग 100 कुंतल उत्पादन प्राप्त कर करीब 5 लाख रुपए की आमदनी अर्जित की है, जबकि पिछले साल की अगर बात करें तो आय 70 से 80 हजार रुपए रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ोतरी पैदावार ने अब उनकी आमदनी को लाखों तक पहुंचा दिया है। राज्य सरकार की बागवानी योजना में 50 से 60% तक सब्सिडी का उन्हें लाभ भी मिला है और जिससे कि पलायन की मजबूरी अब खत्म हो गई है। चलिए बात देहरादून की करते, जहां पर बेरोजगार संघ से जुड़ी भारी भीड़ और ऐसे में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पेपर चोर गद्दी छोड़ के भी नारे लगे हैं। शहर के इस हिस्से में लागू है बीएनएस की धारा 163, बावजूद उसके यहां पर भारी भीड़ देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से धारा 163 लागू है, ऐसे में 5 लोगों से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर उसका उल्लंघन होता हुआ भी नजर आया, जहां पर बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने धरना दिया। और अब चलिए आगे बात करते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक कर शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की भी तैयारी की समीक्षा की है। बैठक में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि यात्रा पूर्व निर्धारित 22 सितंबर की बजाय 25 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी।
तो उधर हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आज से अंडर 19 राज्य स्तरीय मैन और वुमेन फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर सचिव मुख्यमंत्री यहाँ पर जो मुख्य सचिव है दीपक रावत ने प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ भी फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर पूरी जानकारी ली। आज पहला मैच पिथौरागढ़ और देहरादून वुमेन टीम के बीच खेला गया। वहीं कमिश्नर दीपक रावत ने भी दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के साथ में परिचय प्राप्त करते हुए उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। आपने सही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की तो ये तो खुद ही माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसके तहत ये बना था और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी शहर के बीचों बीच बनी है। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे स्टेट लेवल अंडर 19 टूर्नामेंट फुटबॉल का यहाँ पे किया जा रहा है। पहला मैच पिथौरागढ़ देहरादून के बीच में है। उम्मीद करते हैं अच्छे मैचेस होंगे। अभी मैंने यहाँ पे सीईओ साहब से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी कहा है कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं इनको अच्छी फैसिलिटीज मिले, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और क्योंकि लगातार ये आयोजन हल्द्वानी में होते रहे हैं और होते भी रहेंगे, तो इसमें अगर किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो उसके लिए जो भी वित्तीय सहायता है, जो DPR। तो हरियाणा के गोहाना थाना क्षेत्र से लापता 16 वर्षीय यश की तलाश करते हुए उनके दो मामा ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर संदीप और सतीश अपने भांजे को तलाश करने के लिए शहर में दर दर भटक रहे हैं। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने भी मामा ने यहां पर पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई है। ऋषिकेश कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक शिशुपाल राणा ने भी बताया कि यश को तलाश करने के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिया है। यश की फोटो सभी आसपास के थाना क्षेत्र में भेजी गई है। उधर भारत सरकार की योजना के तहत अगर सब ठीक ठाक रहा तो साल 2026 से उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग देखने को मिलेगी। अगले साल से पुलिस का इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी 2.2 वर्जन शुरू हो रहा है, जिससे कि उत्तराखंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पूरी तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा। ऐसा होने से डिजिटल पुलिसिंग के भी माध्यम से केस डायरी पेपरलेस हो जाएगी। अपराध डेटा को भी आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा और अपराधियों की जानकारी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर साझा हो सकेगी। देखिए, अगले साल से ICGS 2.0 शुरू होने वाला है, जिसके तहत हमारा जितना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाएगा और इससे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। उसी से संबंधित जो ऐप्स डेवलप किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन्हीं की जानकारी यहाँ पे जो IOs है उनको दी गई थी और जो संबंधित कर्मी है उनको भी जानकारी दी गई थी। सर, इसके अलावा भी आप कौन कौन से थानों में इसकी जानकारी देने जा रहे हैं? ये हम लोग सभी थानों में और सभी जिलों में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस तरीके का चला रहे हैं ताकि उनको जानकारी दी जा सके और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो सके ICGS 2.0 को लागू करने के लिए अपने राज्य में। चलिए आगे बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता और विधायक सुमित देश ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने GST सुधार और H1B वीजा के मुद्दे को लेकर भी सरकार की कार्यशैली पर गहरी चिंता जताई। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान सुमित देश ने कहा कि GST को लागू करते समय केंद्र सरकार ने इसे वन नेशन वन टैक्स का भी नाम देकर बड़े बदलाव का दावा किया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि छोटे कारोबारी और व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। मेरे को ये लगता है हमारी सरकार और हमारे देशवासी, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के अधीन हो चुके हैं। कोई भी नीति रीति टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं, गाड़ियों पर, अन्य चीज़ों पर टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं। हमारे यहाँ से जो चीज़ें हम आयात करते हैं और उसके बाद H1B वीज़ा जो हमारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं अथवा बिजनेस कोर्सेज करने जाते हैं, उन पे 88 लाख रुपए का उन्होंने ये वीज़ा की जो दर है उसको बढ़ा दिया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि क्या भारतवासी डोनाल्ड ट्रंप के इतने अधीन है कि हम जो जंग जीतने वाले थे वहाँ पे उन्होंने दोनों देशों से कह दिया कि मैं तुम्हारे व्यापार पे असर डाल दूंगा। अरे भारत की अर्थव्यवस्था जो नवरत्न थे वो इतने मजबूत थे, सब बेच दिया आपने। अब क्या भारत को भी ट्रंप के हाथों बेच दो? और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।